आज की हमारी वीडियो जो रहेगी वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। और यहाँ पे हम किसी भी मटेरियल के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा। भौतिक गुण वो होते हैं जैसे कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, डक्टाइल बोल सकते हैं, मेलेबिलिटी बोल सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, या उसकी टफनेस बोल सकते हैं, उसकी हार्डनेस बोल सकते हैं। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यही मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आज हम अध्ययन करेंगे और उनको समझेंगे कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है किसी मटेरियल में, फिर उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो जो हमारा मुख्य जो पार्ट रहेगा, सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य जो रहेगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है, किसी भी मटेरियल के अंदर कौन कौन सी संभावित मैकेनिकल गुण हो सकते हैं, मतलब भौतिक गुण हो सकते हैं, कौन कौन से भौतिक गुण हो सकते हैं। किसी मटेरियल में दो भौतिक गुण पाए जाएंगे, किसी में तीन पाए जाएंगे, किसी में चार पाए जाएंगे, किसी में एक पाया जाएगा। तो जिसमें जैसा गुण होगा उसको उसी तरह से यूज किया जाएगा। क्लियर? तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हमें मटेरियल के भौतिक गुण पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास में मैकेनिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर में कोई मशीन डिजाइन करनी है, कंपोनेंट डिजाइन करना है, तो वो डिजाइन किस मटेरियल से करना है, ठीक है, किस मटेरियल से करना है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि मेरे को मान लीजिए बल्ब में एलिमेंट जो डालना है, ठीक है, और बल्ब में एलिमेंट डालने के टाइम में मैं किस मटेरियल का चुनाव करूं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि मैं किस मटेरियल का चुनाव करूं, ठीक है। मेरे को मान लीजिए एक साइकिल का टायर बनाना है, बाइक का टायर बनाना है, तो मुझे कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो ये मुझे ज्ञात होने के लिए सबसे पहले मुझे मटेरियल की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी मुझे जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। कोई भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मुझे कोई कंपोनेंट बनाना है, और जब तक मुझे पता नहीं है कि इसमें मटेरियल में जो कंडक्टिविटी होती है वो किस में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगी वही मैं बनाऊंगा, और जिसमें नहीं होगी उससे मेरे को बनाने से क्या मतलब है। सपोज दैट मानिए कि मेरे पास में लकड़ी है, ठीक है, और लकड़ी से मैं क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई इस तरह का मैं कुछ बना सकता हूँ जिसमें करंट फ्लो मुझे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चाहिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के, ठीक है। तो वो जायसी है कि लकड़ी में नहीं होता है। तो लकड़ी में नहीं होता है तो ये मुझे कैसे पता चला कि लकड़ी में नहीं होता है। तो ये जानकारी मुझे होना चाहिए। तो किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज मुझे ज्ञात होनी चाहिए कि इस मटेरियल में क्या गुण है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम जानने का आज कोशिश करेंगे और समझने की हम कोशिश आज करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। जो अभी तक जो डाउट थे वो आपको आज सारे डाउट यहाँ से क्लियर होंगे, और आप मैकेनिकल की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी मटेरियल में, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं, आप उनको सीखेंगे, उनका आप अध्ययन करेंगे और अपनी लाइफ में इनका यूज करेंगे, और आपकी लाइफ, आपका जो गोल है, अचीवमेंट है, वो आपका सक्सेस होगा। ऐसी मेरी जो है आशा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आज दबा लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक आप लोग जरूर करेंगे। क्लियर? तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती है किसी मटेरियल के अंदर चुंबक। तो इसको मैग्नेटिक गुण बोलते हैं। किसी मटेरियल में मैग्नेट गुण है या नहीं है, ठीक है। इसको हम किस तरह से बोलेंगे कि किसी मटेरियल में मैग्नेट गुण है या नहीं है, इसको हम कैसे जांचेंगे, ठीक है। और इसका यूज क्या होगा कि किसी मटेरियल में मान लीजिए कि उसमें मैग्नेट का गुण
है या नहीं है, ये हम किस तरह से देखेंगे या किस तरह से हमको नॉलेज में आएगा कि इसमें ये गुण है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको, जो उसका मटेरियल का जो है उसमें ये गुण है या नहीं, तो पहले सबसे पहले इनके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज, तब मुझे देखना है कि उस मटेरियल में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास में एक ये मटेरियल का पीस है, मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा मटेरियल है, मुझे सिर्फ ये मिला हुआ है कि ये किसी मटेरियल का पीस है और इसमें मुझे बताइए कि इसमें चुंबकीय गुण है या नहीं है। तो मैं कैसे इसका पता करूंगा कि इसमें चुंबकीय गुण है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे मुझे पहले पता होना चाहिए कि चुंबकीय होता क्या है, मतलब चुंबकीय जो गुण है वो होता क्या है। तो ये सारे जो गुण हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आज जो है वो मैग्नेट है। मैग्नेट कौन सा गुण है, ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा पहले देखते हैं। मैग्नेट मतलब चुंबकीय गुण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, जिन पदार्थों में चुम्बक मतलब मैग्नेट द्वारा आकर्षित होने या फिर चुम्बक बनने का गुण होता है, या चुम्बक से वो आकर्षण होंगे या वो चुम्बक बनने का गुण रखती हैं, उसे हम मैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगर इस मटेरियल की हम बात करें, इस मटेरियल के पास में मैंने मैग्नेट लेके आया, ठीक है, और अगर ये मैग्नेट मेरा इससे चुम्बक चिपक रहा है, ठीक है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये मटेरियल मैग्नेट वाला इसमें गुण है। ठीक है, मैग्नेट वाला गुण है। तो ये गुण किन किन पदार्थों में पाया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहे में पाया जाता है, निकल में पाया जाता है और कोबाल्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये जो मैग्नेट वाला गुण है ये आपका सबसे पहले तो लोहे में पाया जाता है, ये तो आपने देखा ही होगा, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा इसका, या आपने घरों में देखा होगा कि मैग्नेट को हम लोग लोहे पे चिपका देते हैं। ठीक है, लोहा जहां पे भी होता है वहां पे हम इसको चिपका देते हैं, तो इसमें मैग्नेट के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय गुण वो गुण है, या किसी मटेरियल में मैग्नेट गुण अगर पाया जा रहा है तो वो सबसे पहले क्या है कि वो चुंबक से चिपकेगा, चुंबक को आकर्षित करेगा अपनी तरफ, या मटेरियल खुद चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, या उसमें चुंबक बनने का गुण होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल है इसमें मैग्नेट का गुण है। क्लियर, ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मैग्नेटिक मतलब अचुंबकीय गुण। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भी मटेरियल होगा, मेरे पास में कोई भी मटेरियल है, ठीक है, और ये मटेरियल को अगर मैं मैग्नेट के पास लेके जाऊंगा, ये मेरे पास में मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास में मैग्नेट है, और इसको मैं मैग्नेट के पास लेके जाऊंगा तो मैग्नेट की तरफ ये आकर्षित क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तब इसको मैं नॉन मैग्नेटिक बोल सकता हूं, तब मैं इसको क्या बोल सकता हूं, नॉन मैग्नेटिक। क्लियर, तब इसको मैं क्या बोलूंगा, ये नॉन मैग्नेट है। तो इसकी परिभाषा को हम देखें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन पदार्थों पे चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है, चुंबक को चाहे पास लाओ या दूर लाओ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर चुंबक द्वारा वे आकर्षित नहीं होती हैं, चुंबक के द्वारा उनके ऊपर कोई आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे हम अचुंबकीय या फिर नॉन मैग्नेट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस मटेरियल में मैग्नेट का गुण है या फिर नॉन मैग्नेट का गुण पाया जा रहा है। ठीक है, और उसको फिर हम उस अकॉर्डिंग से यूज करेंगे, मैग्नेट का गुण है तो मैग्नेट की तरह यूज करेंगे, और जहां पे हमको नॉन मैग्नेटिक पदार्थ की जरूरत है हम नॉन मैग्नेटिक पदार्थ की हम यूज करेंगे। ठीक है, आप मुझे ये सबसे पहले बताइए कि मेरे पास में ये मान लीजिए एक टैंक है, ठीक है, ये मेरे पास में टैंक है और इस टैंक के अंदर ये काफी गहरा है, मान लेते हैं ये गहरा है, काफी गहरा है, और इसके अंदर मेरा एक कॉइन गिर गया है। ठीक है, कॉइन गिर गया है, 10 रुपीज का कॉइन है। ठीक है, तो मैं इसको निकालने के लिए मान लीजिए ये मेरा 15 फीट है,
15 फीट, मतलब छत से और आपके फर्श तक की ऊंचाई। तो इसमें मैं खुद जा नहीं सकता हूं, ठीक है। और ये पानी से फुल फिल है, पानी से पूरा फिल है। मैं इसमें अगर मैग्नेट डालूंगा, एक रस्सी से बांध के मैग्नेट का अगर पीस डालता हूं, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं? ठीक है, नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि 10 रुपीज का जो कॉइन है वो मुझे पता होना चाहिए वो किस मटेरियल का बना है सबसे पहले। उसके बाद में मैं डिसीजन लूंगा कि ये निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं निकल सकता है, अगर मैं ये आंसर दिए दूंगा कि अगर ये नहीं निकल सकता है, तो मुझे ये पता होगा कि इस मटेरियल के अंदर नॉन मैग्नेट के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ये चिपकेगा नहीं। और जब चिपकेगा नहीं तो ये बाहर नहीं आ सकता। जब ये चिपकेगा ही नहीं तो बाहर कैसे आ सकता है? बाहर नहीं आ सकता। तो मुझे उस मटेरियल के अंदर मैग्नेट के गुण होना या ना होना ये ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम उसके बारे में दे सकते हैं कि ये निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉन मैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला होता है एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है और पीतल होता है। ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वाले, नॉन मैग्नेटिक मतलब गुण वाले ये मटेरियल है, ठीक है। इनमें नॉन मैग्नेटिक वाला गुण पाया जाता है इन मटेरियल में, ठीक है। ये मटेरियल है और इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज, दो चीज सीख गए कि मैग्नेटिक गुण किन मटेरियल में पाए जाते हैं और नॉन मैग्नेटिक जो गुण हैं वो कौन कौन से मटेरियल में पाए जाते हैं। ये हम जांच भी कर सकते हैं, किसी अगर मटेरियल को हम चेक करना है कि इसमें कौन सा गुण पाया जा रहा है, मैग्नेटिक गुण पाया जा रहा है या नॉन मैग्नेटिक गुण पाया जा रहा है, तो ये हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तन्य, ठीक है, डक्टाइल। डक्टाइल को हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, इसको हम परिभाषा के रूप में अगर हमको इसको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? जिन पदार्थों को खींचकर और बिना टूटे, ठीक है, बिना टूटे खींचना है और वो भी बिना टूटे, पतले तार के रूप में बनाया जा सके, उन्हें पतले तार के रूप में बनाया जा सके, उन मटेरियल में तन्य पदार्थ कहलाया जाएगा। उन मटेरियलों को क्या कहलाया जाएगा? तन्य पदार्थ, ठीक है, क्योंकि उनमें तन्यता का गुण पाया जा रहा है, इसीलिए उन्हें तन्य पदार्थ कहलाया जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप देख सकते हैं कि तन्य पदार्थ ये कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये तन्य पदार्थ हो गए। अब इसमें आपके कौन कौन से मटेरियल आते हैं जिनको हम तन्य पदार्थ बोल सकते हैं या तन्यता का गुण होता है जिन्होंने, ठीक है। ऐसे मटेरियल कौन कौन से हैं? तो उन मटेरियल को हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? क्या उनका मटेरियल को खींचेंगे और खींच के देखेंगे कि क्या उनके पतले पतले तार बन सकते हैं, ठीक है, लंबे और पतले तार बन सकते हैं क्या? अगर बन सकते हैं तो उसमें हम बोल सकते हैं ये मटेरियल तन्य है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल बात करें कि इसके कौन कौन से मटेरियल के एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो हमारा सबसे पहला है तांबा में ये गुण पाया जाता है, एल्युमिनियम में ये गुण पाया जाता है, माइल्ड स्टील है इसमें ये गुण पाया जाता है, ठीक है, वो तन्य पदार्थ होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मेलिएबिलिटी, मतलब आघात वर्धनीय। इसकी अगर परिभाषा की बात करेंगे, जिन पदार्थों को हथौड़े से पीट कर, ठीक है, या तो हम हथौड़े से पीट कर बनाए या रोलिंग करके, ठीक है, रोल, दो रोल होते हैं इसमें, इस तरह से आप देख सकते हैं, एक रोल मेरा ये और एक रोल मेरा ये। इन दोनों रोलों के बीच में मैं एक प्लेट इस तरह से लगाया, ठीक है, ये मैं एक प्लेट लगाया और इस प्लेट से मैंने पतली पतली ये चादर के नुमा ये बनाने का प्रयास कर रहा हूं। दो रोलर आपस में घूम रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है, ये मेरा मटेरियल है और इसमें ये पतली चादर मुझे बनानी है। तो या तो मैं थोड़े से पीट कर बनाऊं या फिर रोलिंग करके और बिना टूटे, ठीक है, ये याद रखना है, बिना टूटे पतली चादर सीट में बदला जा सके, पतली चादर मतलब सीट, सीट में बदला जा सके, उसे हम आघात वर्धनी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोना को देख लीजिए, चांदी चांदी देख लीजिए, एल्युमिनियम देख लीजिए, ये पदार्थ ऐसे हैं इनको बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा पतला किया
किया जा सकता है। ठीक है, आपने मिठाई के पीसों पे आपने देखा होगा जो सिल्वर टाइप का जो लगा होता है, बहुत पतला होता है, बहुत ही ज्यादा पतला। ठीक है, आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना पतला होता होगा वो, है ना। माइक्रोन में होता है वो माइक्रोन में होता है। तो इतना पतला जो मटेरियल बनाया जा सकता है उसे हम आघात वर्धनीय मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम मेलिएबल, ठीक है, मेलिएबल मटेरियल कह सकते हैं। तो ये गुण जिन मटेरियल में पाया जाएगा, ये गुण उन मटेरियल को भी हम आघात वर्धनीय पदार्थ कहलाए जाएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कठोरता। कठोरता को हम हार्डनेस भी बोलते हैं। इसकी हम परिभाषा आप कैसे देख सकते हैं, किसी पदार्थ को खरोच कर, मतलब किसी पदार्थ पे अगर हम स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसको बियर कर रहे हैं, घिस रहे हैं, या उस पर दबाव डाल रहे हैं, और वो मटेरियल क्या करे, दबाव का विरोध करने का गुण करे। ठीक है, उसको दबाव का गुण का विरोध करे, उस पर निशान न पड़ने दे। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास में एक मटेरियल है, ये मेरे पास में एक मटेरियल है, और मटेरियल की ये सीट है, मान लीजिए ये मेरे पास में एक सीट है, और ये इस मटेरियल की सीट पे मैंने एक स्क्राइबर के माध्यम से मैंने एक स्क्रैच बनाया ये। लेकिन स्क्रैच तो मैं बार बार बना रहा हूं, लेकिन उस मटेरियल की जो सीट है, ठीक है, जो सीट है उस पे किसी तरह का कोई भी निशान नहीं बन रहा है, किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं बन रहा है, किसी भी तरह का नहीं बन रहा है, कोई भी निशान नहीं बन रहा है, और किसी भी तरह का निशान नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल हार्ड है। ठीक है, वो मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, हार्डनेस है वो। ठीक है, तो उस मटेरियल के अंदर हमें हार्डनेस का गुण मिल रहा है। ठीक है, ये मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, ये कोई सा भी हो सकता है। अगर मुझे दो मटेरियल की कंपैरिजन करनी है, एक मटेरियल मेरे पास में ये भी है, इस पे निशान बन रहा है और इस पे निशान नहीं बन रहा है, तो ये मटेरियल ज्यादा हार्ड है इसकी कंपैरिजन में। ठीक है, ये हार्ड मेरा अधिक है, प्लस है, इसकी कंपैरिजन में ये कम है, माइनस है, और ये मेरा अधिक है। तो हार्डनेस को हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, आपको चित्र में समझाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता को आप कैसे समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ का बिना टूटे, किसी पदार्थ बिना टूटे बाहरी बल को सहन करने का गुण हो, उसे हम दृढ़ता मतलब स्ट्रेंथ बोलते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। मान लीजिए ये मेरे पास में पीस है, कोई भी किसी भी मटेरियल का एक पीस है मेरे पास में, और इस पीस में मैं हैमर से चोट मार रहा हूं, कंटिन्यू हैमर, इस पे मैं कंटिन्यू हैमर चला रहा हूं। ठीक है, आप मान लीजिए ये मेरा हैमर है, और हैमर को मैं कंटिन्यू इस पे हैमरिंग कर रहा हूं, और इस हैमर पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया बहुत मजबूत है, बहुत इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब दृढ़ता है इसमें। ठीक है, तो मटेरियल में जिन मटेरियलों में ये गुण पाया जाता है उन्हें हम दृढ़ता बोलते हैं। ठीक है, इस मटेरियल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो ये क्या कर रहा है कि बिना टूटे बाहरी बल को सहन करने का गुण इसमें है। ठीक है, कंटिन्यू ये सहन कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जो स्टील स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उन मटेरियलों में भी इस तरह का गुण होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है, जिन मटेरियलों में स्ट्रेंथ अच्छी होती है उन्हीं का हम इस तरह का निर्माण करते हैं। क्लियर, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी। इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो, किसी पदार्थ का बाहरी बल हटाने के बाद अगर उस पर कोई बाहरी बल लगाए और उसको हम हटा दिया जाता है, तो वो अपने मूल आकार में आ जाएगी, जैसा पहले थी, जैसा वो पहले थी। ठीक है, वो पहले की स्थिति में आ जाएगी। सबसे पहले अगर उससे बाहरी बल को अगर हटा दिया जाएगा तो वो क्या होगा कि वो पहले स्थिति में आ जाएगी, सबसे जो पहली स्थिति थी उसमें वो आ जाएगी, और उसका जो आकार मान है वो वापस आने का गुण जो रखता है। ठीक है, जो आकार जो पहले था वो आकार अगर पहले आने का गुण रखता है, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये गुण किन किन में पाया जाता है, जैसे स्प्रिंग में पाया जाता है, स्टील की स्प्रिंग होती है, रबर में पाया जाता है, क्योंकि वो अपने वापस पुनः स्थिति में आ सकती हैं, जैसा पुराना मतलब पहले जो उनकी शेप थी, आकृति थी, उसी आकृति में
वो आ सकती हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल क्या कहलाए जाएंगे, कि इनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और फिर उनको उस तरह से यूज किया जाएगा, भाई उनको उस तरह से यूज किया जाएगा। आप रबड़ देख सकते हैं, आप रबड़ में क्या होता है, उसका यूज बहुत तरह से करते हैं, नोट पे लगाने के लिए करते हैं, हम पेपरों के बंडल को गोल करके लगाने का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूती देता है, क्योंकि वो अपने वापस शेप में आने का प्रयास करेंगी, तो उससे क्या होगा कि वो चीज हमारी बंधी हुई रहेगी, इकट्ठी फोल्ड रहेगी। ठीक है, नोट हमारे क्या है कि बंधे हुए रहेंगे। नोट की गड्डी पे मैंने एक रबड़ बैंड लगाया हुआ है, तो वो क्या रहेंगे कि वो एक इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि जो मेरी रबड़ है वो अपनी जो पहले जो स्थिति थी, पहले की स्थिति में तो वो इतना छोटा सा था। ठीक है, और अब मैंने जो नोट का जो बंडल लगाया हुआ है उस पे मेरा इतना बड़ा है, तो यहाँ पे इस तरह से बैंड वो लगा है, तो ये इस वाली छोटी स्थिति में आने का प्रयास करती रहेगी, और सारे मेरे जो नोट हैं वो कंटिन्यू एक साथ इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, तो इसका यूज किया गया है, मैंने प्रत्यास्थता का यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर? यहाँ पे मैंने क्या किया गया है कि जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी का गुण था उसको मैंने यूज किया है। क्लियर? इस तरह से हम देख सकते हैं। सीट बेल्ट है आप, ठीक है, सीट बेल्ट में आपको बनाया हुआ है, आप कपड़ों में इसका यूज देख सकते हैं, आप जो कॉस्मेटिक जो सामान होते हैं उसमें यूज देख सकते हैं इनका। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको समझना बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लास्टिकता। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ का स्थायी रूप से नया आकार ग्रहण कर लेना। ठीक है, किसी पदार्थ का स्थायी रूप से नया आकार ग्रहण कर लेना, उस गुण को हम प्लास्टिकता बोलते हैं। ठीक है, जब किसी पे हमने बाहरी बल लगाया और बाहरी बल लगाने के कारण वो अपने नए रूप में आ जाए, ठीक है, नए रूप में आ जाए, तो हम उसको प्लास्टिक सिटी बोलते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भंगुरता। भंगुरता में क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि किसी पदार्थ का बिना आकृति के किसी पदार्थ का बिना अधिक विकृति के अचानक से टूट जाने का गुण भंगुरता कहलाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मेरे पास में ये कांच का पीस है। ठीक है, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये कांच का पीस है। इस कांच के पीस पे मैंने किसी तरह का बाहरी बल लगाया, किसी भी तरह का, या मैंने छड़ से मारा या हैमर से मारा, इसको चोट मैंने दिया, अचानक से कोई बल मैंने इसको दिया, तो इसमें कोई सी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन ये अचानक से टूट जाए, ठीक है, पीस पीस हो जाए, कोई चेंजिंग नहीं हो। ठीक है, आप उसको आप भंगुरता वाला गुड़ वाला मटेरियल बोल सकते हैं। जैसे कांच में पाया जाता है, कांच न तो दबेगा, अगर मेरे पास में ये कांच का पीस है और इसके ऊपर मैं हैमर से अगर प्रहार करूं, बल लगाऊं, तो यह करेगा, ये पीस पीस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी क्या हुआ, भंगुर है, ये मटेरियल में भंगुरता का गुण पाया जा रहा है। जैसे आप नमक देख सकते हैं, नमक में क्या है, नमक को आप करोगे पीस पीस हो जाएंगे, है ना। आप चीनी को देख सकते हैं, चीनी में क्या है, उसको जितना भी आप पाउडर बनता चला जाएगा। तो इसमें ये नहीं है, मतलब इन सारे मटेरियल में आपका ग्लास हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप कांच हो गया, नमक हो गया और चीनी हो गया, ये क्या है कि अगर थोड़ा सा भी इन पे बाहरी बल लगाया जाएगा तो ये पीस पीस हो जाएंगे। तो इनमें हमें भंगुरता का गुण पाया जाता है इन मटेरियलों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कठोरता और दृढ़ता में अंतर। कठोरता क्या है और दृढ़ता में अंतर। कठोरता तो खिंचाव को, खरोंच को और घिसाव का विरोध करने का काम करती है, लेकिन दृढ़ता बाहरी बल को सहन करने का गुण है। ठीक है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, हार्डनेस में क्या है कि उसके ऊपर किसी तरह का खरोंच होना, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है भाई, हार्ड है, इस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा, बहुत हार्ड है। ठीक है, और हार्ड तो है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, सहन करने का बल, ठीक है, वो मुड़ने का, ये करने का, तो ये हम उसको बोल सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी दृढ़ता। किसी पदार्थ का झटके मतलब इम्पैक्ट लोड, आघात सहन करने के बिना उसे टूटने का जो गुण है वो दृढ़ता कहलाया जाएगा। जैसे आपका माइल्ड स्टील हो गया, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भंजन क्षमता।
इसको हम परिभाषा से अगर डिफाइन करें, जब कोई पदार्थ अत्यधिक भार के कारण टूट जाए, उसके ऊपर इतना लोड दिया गया है कि वो टूट जाए, तो उस वाली स्टेज को, जहां तक उसकी क्षमता जो है, वो जो क्षमता है कि इससे अधिक अगर ये लोड दिया तो ये मटेरियल टूट जाएगा, तो उसे हम भंजन क्षमता बोलते हैं। इस पदार्थ की ये भंजन क्षमता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में कोई मटेरियल है और इस तरह से ये मटेरियल का पीस है और इसके ऊपर मैं लोड एक लगा रहा हूं। ठीक है, ये ग्राउटिंग है और लोड लगा रहा हूं। ये मटेरियल कितना मुझे लोड लगाना है कि ये भार को सहन कर सके, और किस भार वेट पे, बल पे लोड, कितने लोड पे ये यहां से टूट जाए। ठीक है, इधर की तरफ जितने लोड पे बोला जाएगा उसको हम भंजन क्षमता बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनिंग क्षमता। मशीनिंग क्षमता में क्या होता है, किसी पदार्थ को मशीन के द्वारा आसानी से काटने या आकार देने या अच्छी सतह प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम मशीनिंग क्षमता बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास में एक मटेरियल है ये। ठीक है, ये मटेरियल में मैंने इस तरह का कोई पीस बनाया है, तो मुझे सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये इस तरह का पीस बन सकता है या नहीं। ठीक है, मशीन के लिए कार्य करने योग्य है या नहीं। ठीक है, मुझे ये पता रहना चाहिए। तो ये पता रहने के लिए अगर ये प्रोसेस हमको कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट अच्छे से होता है, तो हम कह सकते हैं कि इस मटेरियल में मशीनेबिलिटी जो है वो अधिक पाई जाती है। इस तरह से अच्छा हमारा पार्ट बन रहा है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी ढलाई क्षमता, कास्टेबिलिटी। देखिए, किसी धातु को जब पिघलाया जाता है और उन्हें सांचों में, मोल्ड में आसानी से भर देते हैं और उन्हें मनचाहा आकार या आकृति या शेप या कोई पार्ट बना सकते हैं, और वो जो गुण कहलाया जाएगा वही ढलाई क्षमता कहलाया जाएगा, है ना, कास्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो गुण है कुछ मटेरियल में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। जिन मटेरियल में पाया जाता है उन मटेरियल को हम ये समझते हैं कि ये कास्टिंग करने की इनमें मटेरियल में क्षमता है। उन्हीं मटेरियल को हम लोग मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद में इस तरह के सांचे जो बने होते हैं पार्ट के, उनको हम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वेल्डिंग क्षमता, मतलब वेल्डिंग करने की क्षमता। वेल्डिंग करने की जो क्षमता है वो धातुओं में होनी चाहिए, तभी हम वेल्डिंग प्रोसेस कर पाएंगे। अगर जिनमें वेल्डिंग करने की कोई क्षमता ही नहीं है उनमें हम वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी धातु को वेल्डिंग के द्वारा आसानी से जोड़े जाने वाला जो गुण होता है उसी हम वेल्डन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं जुड़ रही है वेल्डिंग के द्वारा तो उनमें वेल्डिंग की क्षमता नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्जिंग क्षमता। किसी धातु को गर्म करके हथौड़े से प्रेस किया जाए या फिर प्रेस से दबाया जाए और उसको जो आकार देना है उस आकार को हम दे सकें। ठीक है, गर्म करके। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इस मटेरियल में फोर्जिंग की क्षमता है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये चित्र में आप देख रहे होंगे कि इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को, इसको हम नमीनीता बोलते हैं और इसको परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, किसी पदार्थ का बिना टूटे आसानी से मुड़ जाने का, बिना टूटे आसानी से मुड़ जाने का गुण होता है, उसे हम नम्यता बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जिधर चाहो उधर मोड़ दो इसको, बहुत फ्लेक्सिबल है, तो इसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कठोरता, हार्डनेस, रिजिडिटी। किसी पदार्थ का भारी बल के कारण आकार में परिवर्तन करने का विरोध या गुण, ठीक है, कठोरता कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका घिसाव प्रतिरोधी, मतलब वियर रेजिस्टेंस। किसी पदार्थ का घर्षण के कारण होने वाला घिसाव का विरोध करने का गुण। ठीक है, वो विरोध जो कर रहा है वो होना चाहिए, उसको हम वियर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, घिसाव प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है आपका संचरण प्रतिरोध। किसी पदार्थ को नमी के द्वारा या फिर पानी के द्वारा या रसायनों के द्वारा या वातावरण के कारण जंग, ठीक है, या फिर क्षरण, हल्के हल्के उसका कम होने। ठीक है, ये जिन मटेरियलों में विरोध करने का गुण होता है उन्हें हम संचरण प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक है, पदार्थ में नमी के कारण या पानी के कारण या रसायनों के कारण या वातावरण के कारण या फिर उनमें क्षरण हो और उसका विरोध करने का गुण हो, तो वो मटेरियल आपके क्या कहलाए जाएंगे,
संचरण प्रतिरोधी। नेक्स्ट है हमारा ताप चालकता। इसको कैसे हम देख सकते हैं, किसी पदार्थ की हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जिसमें क्षमता हो। ठीक है, जिन पदार्थों में ऊष्मा मतलब हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्षमता हो उसे हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। मान लीजिए ये वाला मटेरियल है और इस वाले मटेरियल को मैं यहां से गर्म कर रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट से गर्म कर रहा हूं और इस पॉइंट से गर्म होते 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 और ये पूरा यहां तक गर्म हो जाए, तो यहां में क्या हुआ कि हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इसमें थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो सबसे अधिक पाई जाएगी। और किन में सबसे अधिक है और किस में सबसे कम है? अधिक और आपका कम। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं अधिक किस में और कम किस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत चालकता। किसी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करने का गुण होता है उसे हम विद्युत चालकता बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा घनत्व, डेंसिटी। किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में, कोई भी पदार्थ हो उसका प्रति इकाई आयतन। ठीक है, प्रति इकाई आयतन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 मीटर ऐसा है तो 1 मीटर ऐसा है। ठीक है, और 1 मीटर ही उसकी गहराई हम मान सकते हैं कि 1 मीटर ही उसकी इस तरह की गहराई है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये इकाई आयतन है, प्रति इकाई, इकाई आयतन, ये प्रति इकाई आयतन, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो घनत्व का जो सूत्र फॉर्मूला या सूत्र क्या होगा, पहला तो द्रव्यमान होगा भाग उसका आयतन होगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी। अब आ जाता है हमारी विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, स्पेशल ग्रेविटी। किसी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का अगर घनत्व है, किसी भी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस में पानी के घनत्व के अनुपात को, दोनों का अनुपात लिया जाएगा। किसी पदार्थ का हमने घनत्व यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे किसी पदार्थ का घनत्व ले लिया और यहाँ पे पानी का लिया गया है, पानी का क्या घनत्व। लेकिन जो पानी का घनत्व लिया गया है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है, ये आपको याद रखना। इसका जो अनुपात है, इसका जो भी अनुपात निकलेगा वो अनुपात आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगा, मतलब विशिष्ट घनत्व, गुरुत्व। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपका अनुपात जो निकलेगा, किसका निकलेगा, इस मटेरियल का, इस वाले मटेरियल का निकलेगा। क्लियर, आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, वह तापमान, कोई भी वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाए, मतलब लिक्विड बन जाए, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, तापमान। ठीक है, वो तापमान आपका क्या कहलाया जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाया जाएगा, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास में ये मटेरियल है और ये मटेरियल मेरे पास में 400 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, क्या कर देता है, ये मेल्ट कर देता है, मेल्ट। ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इस मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो 400 डिग्री सेल्सियस कहलाया जाएगा, क्योंकि ये ठोस है। ठीक है, ये आपका ठोस है और यहां से ये ठोस से ये आपका द्रव में परिवर्तित हो गया, द्रव में, और इसका जो टेम्परेचर रहा वो 400 डिग्री सेल्सियस रहा। और ये 400 डिग्री जो सेल्सियस है इसी को हम मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, 400 डिग्री सेल्सियस को, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तन्यता। किसी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ में खींचने वाला जो बल है, खिंचाव, टेंशन फोर्स जिसको बोलते हैं, फोर्स की आप वीडियो देख लीजिए, फोर्स आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, जो टेंशन जो फोर्स है उसको बिना टूटे सहन कर सकती है। ठीक है, और अधिकतम जो उसकी क्षमता है उसे हम तन्यता बोलते हैं, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो कहलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका संपीड़न शक्ति, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
अब कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है कि किसी पदार्थ को दबाने वाला जो बल होता है, कंप्रेसिव जो फोर्स होता है, ठीक है। मेरे पास में ये मटेरियल है, कोई भी मेटल का, जो मेरे पास में एलिमेंट है, और इस वाले मटेरियल पर मैं इधर से एक फोर्स लगा रहा हूं और एक इधर से फोर्स लगा रहा हूं, दोनों डायरेक्शन से मैंने फोर्स लगाया। अब दोनों डायरेक्शन से मैंने फोर्स लगाया और ये मटेरियल क्या कर रहा है कि ये इसको आराम से झेल रहा है, ठीक है, झेल रहा है, और इसकी लिमिट, हाईएस्ट लिमिट कुछ होगी, उसके बाद में ये ब्रेक हो जाएगा। तो हाईएस्ट लिमिट तक जहां तक ये झेल सकता है, उस लिमिट की बात बोली गई है कि उस बल को ही हम संपीड़न शक्ति बोलेंगे, कि ये बल इसका ये झेल सकती है, ठीक है, उसको ही हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कर्तन शक्ति, मतलब शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ में क्या रहेगा, मान लीजिए ये मेरे पास में एक रॉड है, ठीक है, ये मेरे पास में एक रॉड है, इस रॉड के नीचे मैंने यहाँ पे एक लोहे का पीस रखा है और इसके यहाँ से सीधा एक यहाँ पे मैंने इस वाले पॉइंट पे एक छेनी रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास छेनी है और छेनी पे मैं हैमरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे हैमरिंग कर रहा हूँ और ये किस लोड तक ये मेरे को पावर को या प्रेशर को या हैमरिंग को झेलती रहेगी, ठीक है, जिस तक झेलती रहेगी उसके बाद में यहाँ से ये कट जाएगी और नीचे गिर जाएगी। ऐसा आपने घरों में देखा होगा, जो आप रॉड होती हैं लेंटर में जो डाली जाती हैं रॉड, उनको काटने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिस लोड तक ये सहन कर सकती है उसको ही हम कर्तन शक्ति कहते हैं। उस लोड को, कितने लोड पे ये कट जाएगी, कटने को कर्तन बोलते हैं। शेयर, शेयर मीन्स दो पार्ट में अलग अलग बट जाएगी, शेयर हो जाएगी, उसको ही हम शेयरिंग स्ट्रेंथ बोलेंगे, कर्तन शक्ति बोला जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर जवाब दें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। उसका एक अलग से टॉपिक रख के एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आप कंटिन्यू यहाँ से कुछ ना कुछ आप फायदा, कुछ लाभ ले सकें, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कीमती समय दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। देखिए ये कहना थोड़ा सा, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ये एक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। मैं सच बताऊं, मेरा जो है कहना तो ये है कि ये सब कहना, जिसको करना होता है वो करता है, जिसको नहीं करना होता है वो नहीं करता है, जिसको एक दिन देखना है, 2 दिन देखना है, और जिसको पढ़ना है वो कंटिन्यू पढ़ेगा, डेली की अपडेट लेगा, उसको हर चीज की जानकारी उसे चाहिए, उसे नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, उसको इन चीजों से जुड़ना है, उसे सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, तो वो कैसे छोड़ देगा भाई। और जिसको नहीं होना है उसके आप सामने बैठ के बोल दीजिए कि भाई सब्सक्राइब कर लो, वो नहीं करेगा, ठीक है। जिसको अपनी सक्सेस खुद प्यारी है, जिसको लगन है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको अचीवमेंट करना है, वो जरूर जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि कहीं से मुझे नॉलेज तो मिलेगी, जानकारी तो मिलेगी, मुझे सूचनाएं तो मिलेगी, किसी भी जानकारी को मैं देखूंगा, कुछ ना कुछ तो सीखूंगा। एक दिन टाइम वेस्ट होगा, 2 दिन टाइम वेस्ट होगा, 3 दिन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे जानकारी मेरे अंदर ग्रहण करेगी, ठीक है। तो आप लोगों का जो आपने कीमती समय आपने अपनी जो लाइफ में से निकाल के इस वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।